हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले लेसन 5th। देखिए, आज हम करने वाले हैं बेटा लेसन 5th। लेसन तो आप रीड कर ही चुके थे, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये जो हमारी छोटी सी पोयम थी, इसमें हमें क्या बता रखा था? जो ट्री है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो हमें इसमें बता रखा है जो ट्री है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी सुंदरता के बारे में जो है इसमें बताया हुआ है कि जो ट्री है उसको गॉड ने बनाया है। और जैसे गॉड बना सकता है एक ब्यूटीफुल चीज़, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ कोई और नहीं बना सकता। तो देखिए, व्हाट डज द पोइट फील ही विल नेवर सी। व्हाट डज द पोइट फील ही विल नेवर सी। अब इसका मतलब है कि पोइट कैसा फील कर रहा था, क्या चीज़ थी जो वो सोच रहा था कि वो नहीं देखेगा या उसने कभी नहीं देखी। द पोइट फील्स ही विल नेवर बी एबल टू सी अ पोएम एज ब्यूटीफुल एज अ ट्री। दोबारा देखिए, व्हाट डज द पोइट फील ही विल नेवर सी। The poet feels he will never be able to see a poem as beautiful as a tree। यानी कि जो वो पोइट था वो ऐसा सोचता था कि जितना सुंदर एक ब्यूटीफुल ट्री होता है उतनी सुंदर एक पोएम वो शायद कभी नहीं देखेगा, ऐसी कविता वो नहीं देखेगा। जो ट्री है वो उसको बहुत सुंदर मानता था। वो कहता था जितना एक ट्री ब्यूटीफुल होता है उतना सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो है इस चीज़ में आपको जो है बेटा वो बता रखा है। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड्स इन द पोएम सिग्निफाई अ रिवर वाटर बॉडी। विच वर्ड्स in the poem signify a river water body. The word sweet flowing breast signify river water body. जो the word sweet flowing breast signify river water body, वो किसको दर्शा रहा था? एक रिवर वाटर बॉडी को। आगे देखिए आप, Where does the tree look the whole day? Where does the tree look the whole day? The tree looks at God all day. The tree looks at God all day. वो कह रहा है Where does the tree look the whole day? जो ट्री है वो पूरा का पूरा दिन किसकी तरफ देख रहा था? हमने ये पोएम पढ़ी थी, द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। वो पूरा का पूरा दिन किसकी तरफ देखता रहता था? भगवान की तरफ जो है वो बेटा देखता रहता था। वेयर डज द ट्री लुक द होल डे? द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। आगे देखिए, वेयर डज द ट्री लुक द होल डे, यानी कि जो ट्री था वो पूरा का पूरा दिन किसकी तरफ जो है देखता रहता था? द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। वो पूरा का पूरा दिन किसकी तरफ देखता रहता था? भगवान की तरफ। व्हाट डज द पोइट थिंक ऑफ अ ट्री एज अ पोएम? व्हाट डज द पोइट थिंक ऑफ अ ट्री एज अ पोएम? जो पोइट था वो क्या सोच रहा था? बिकॉज ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट द ट्री इज एसोसिएटेड विथ, सच एज अर्थ, बर्ड, स्नो, रेन, which inspires the poet to compose a poem. Because of the many parts of environment, वो environment के different parts के बारे में बात कर रहा था
that the tree is associated with, such as earth, birds, snow, rain, which inspire the poet to compose a poem. यानी कि वो इन चीज़ों से बहुत प्रभावित था, उनके पत्तों से, पृथ्वी से, पक्षियों से, बर्फ़ से, इन सब चीज़ों से जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट अ ट्री दैट अ ह्यूमन कैन नॉट मेक। बहुत सुंदर क्या था जो कि एक आदमी नहीं बना सकता। अ ट्री लुक्स लाइक इज फीडिंग फ्रॉम द अर्थ। अ ट्री लुक्स लाइक is feeding from the earth with its hungry mouth. Its leafy branches are always looking towards God. Its leafy branches are always looking towards God. A beauty like this cannot be made by man. दोबारा देखिए, a tree looks like is feeding from the earth with its hungry mouth. Its leafy branches are always looking towards God. A beauty like this cannot be made by man. अब वो क्या कह रहा था कि ऐसा क्या है जो एक इंसान नहीं बना सकता। उसने कहा अ ट्री लुक्स लाइक इज फीडिंग फ्रॉम द अर्थ विद इट्स हंग्री माउथ। जो इसमें ट्री था वो कैसा नज़र आ रहा था कि जैसे उसे बहुत भूख लगी हो और उसने जो अपना हंग्री माउथ था वो खोल रखा था, और जो उसकी लीफी ब्रांचेस थी, पत्तों से लदी हुई जो उसकी शाखाएं थी, वो गॉड की तरफ ऐसी लग रही थी जैसे कि वो गॉड से प्रे कर रही हो। तो इस तरीके की जो ब्यूटी है वो एक आदमी नहीं बना सकता। इस तरीके की जो ब्यूटी है वो एक आदमी नहीं बना सकता। हु इज़ मी इन दिस कॉन्टेस्ट? द मी इन दिस कॉन्टेस्ट इन द पोएम। द मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द पोइट। The me in this contest is the poet. आगे देखिए, who is more creative according to you and why? Who is more creative according to you and why? ज़्यादा क्रिएटिव कौन है? God is more creative than a man. God is more creative than a man. Human admires God creation. जो गॉड है वो ज़्यादा क्रिएटिव है किससे? एक आदमी से। क्योंकि जो ह्यूमन एडमायर्स गॉड क्रिएशन, यानी हम जो लोग हैं हमें भी किसने बनाया है? गॉड ने, भगवान ने बनाया है। तो इसी तरीके से अगर हम सोचें तो मोर क्रिएटिव कौन है? गॉड। गॉड इज़ मोर क्रिएटिव देन अ मैन। ह्यूमन्स एडमायर्स गॉड क्रिएशन। और जो ह्यूमन्स हैं वो किसकी क्रिएशन है? गॉड क्रिएशन है, गॉड ने बनाया है हम सबको। तो देखिए बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। दोबारा देख लीजिए एक बार, वो क्या कह रहा है। व्हाट डज द पोइट फील ही विल नेवर सी? द पोइट फील्स ही विल नेवर बी एबल टू सी अ पोएम एज ब्यूटीफुल एज अ ट्री। जो पोइट है वो क्या फील्स कर रहा था कि जितना एक ट्री ब्यूटीफुल होता है, ऐसी कोई कविता तो इतनी ब्यूटीफुल उसने देखी नहीं, हो नहीं सकती। विच वर्ड इन द पोएम सिग्निफाई अ रिवर वाटर बॉडी? द वर्ड स्वीट फ्लोइंग ब्रीस्ट, द वर्ड्स स्वीट फ्लोइंग ब्रीस्ट सिग्निफाई river water body. The word sweet flowing breast signify river water body. Next देखिए, where does the tree look the whole day?
वेयर डज द ट्री लुक द होल डे? द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे. द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे. यानी कि जो ट्री था वो पूरा का पूरा दिन किसकी तरफ देखता रहता था? गॉड की तरफ, भगवान की तरफ. वाई डज द पोइट थिंक ऑफ अ ट्री एज अ पोएम? बिकॉज ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट द ट्री इज एसोसिएटेड विथ सच एज अर्थ, बर्ड्स, स्नो, रेन, which inspires the poet to compose a poem. यानी कि जो उसके इतने अच्छे अच्छे पार्ट्स थे ट्री के, जैसे कि उस पर बर्ड्स बैठे थे, स्नो गिर रही थी, तो ये सब चीज़ें ही जो पोइट को थी एक पोएम लिखने के लिए कोशिश हो रही थी उसकी कि वो इस तरीके की जो है ब्यूटीफुल सी जो पोएम है वो लिखे. लेकिन हमें पता है कि नेचर से ब्यूटीफुल तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट अ ट्री दैट अ ह्यूमन कैन नॉट मेक? अ ट्री लुक्स लाइक is feeding from the earth with its hungry mouth. Its leafy branches are always looking towards God. A beauty like this cannot be made by man. उसने कहा एक ट्री है जो किसकी तरफ मुंह खोल के खड़ा रहता है. वो जब बहुत भूखा होता है तो ट्री कैसा दिखाई दे रहा था? जैसे कि उसने अपना मुंह खोल रखा है और उसकी लीफी ब्रांचेस भी थी जिस पर काफ़ी सारे पत्ते थे. तो इस तरीके की जो ब्यूटी है वो तो भगवान ही बना सकता है और उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं बना सकता. हु इज़ मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट? द मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज़ द पोइट. द मी in this context is the poet. Next देखिए, who is more creative according to you? Who is more creative according to you and why? God is more creative than a man. जो God है वो ज़्यादा क्रिएटिव है एक आदमी से. Humans admire God creation. क्योंकि जो ह्यूमन है, आदमी है, वो भी किसने बनाए हैं? वो भी गॉड ने बनाए हैं. हम तो बना नहीं सकते. यानी कि जो गॉड है वो तो हमसे कहीं ज़्यादा जो है क्रिएटिव है. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज गॉड की प्रेयर भी करनी चाहिए बेटा. आगे देखिए, आप बुक पे आ जाइए. आगे देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स from the poem. Write the rhyming words from the poem. First one is done for you. जो फर्स्ट है वो आपको करके दिखा रखा है. राइमिंग वर्ड बताने हैं, जैसे सी ट्री, डे प्रे मीन्स जिसमें सेम साउंड आए, लेन रेन. इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं. दोबारा देखिए, सी ट्री, डे प्रे, लेन रेन. आगे देखिए आप, ए और एन यूज़ करना है. ए और एन का यूज़ करना है आपको कि कहाँ पर जो है आप ए लगा सकते हैं और कहाँ पर जो है आप इसको एन लगा सकते हैं. देखिए, हमें पता है हमारे वोवल्स कितने होते हैं? 5. कितने होते हैं? 5. ए, ई, आई, ओ, यू. कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. फर्स्ट देखिए, डैश टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक. डैश टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक. कैसा टॉय? एक अ टॉय.
क्योंकि ये वोवल से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो इसमें ए और एन में से क्या आना चाहिए, ए। यानी कि अ टॉय इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वो जो कि एक खिलौना किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। नेक्स्ट देखिए, डैश हंग्री बर्ड डैश हंग्री बर्ड्स इज लुकिंग फॉर फूड, डैश हंग्री बर्ड इज लुकिंग फॉर फूड। इसमें भी अ आ जाएगा क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखिए, डैश ऑरेंज इज अ टेस्टी फ्रूट, डैश ऑरेंज इज अ टेस्टी फ्रूट। तो इसमें हमारा बेटा एन आएगा। क्या आएगा, एन। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ओ हमारा एक वोवल है। ओ क्या है, हमारा एक वोवल है, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, एन। डैश बल्ब रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डैश बल्ब रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आ जाएगा अ। एक बल्ब है जो किससे चलता है, बिजली से चलता है। आई नीड डैश अम्ब्रेला, आई नीड डैश अम्ब्रेला, मुझे ज़रूरत है एक अम्ब्रेला की, एन अम्ब्रेला। इसके आगे एन लगेगा क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे भी क्या है, यू। आगे देखिए, आई हैव डैश यंगर ब्रदर। तो इसमें भी ए आएगा क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। हमारे वोवल्स कौन से होते हैं, 5 जो है बेटा वो हमारे वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो उनको ध्यान में रख के जो है आपने इसको फिल करना है, और इसको ध्यान से फिल करेंगे। अब आप देखिए अपना, आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपना अगला लेसन। नेक्स्ट लेसन निकालिए आप, जो है हमारा नेक्स्ट लेसन है टिट फॉर टैट। अब टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा। तो देखिए ये एक अच्छी सी स्टोरी है, आपको बस इसके ऊपर फिंगर रखनी है और आपको ध्यान से जो है सुनना है। देखिए, लॉन्ग अगो a merchant named Naduka lived in a city। दोबारा से ये लाइन देखिए, लॉन्ग अगो a merchant named Naduka lived in a city। काफ़ी समय की पहले की बात है, एक मर्चेंट था यानी कि व्यापारी था, और उसका नाम क्या था, नादुका, और वह एक शहर के अंदर रहता था। He was once a rich man। He was once a rich man। और वो क्या बन गया, वो बहुत ही अमीर आदमी बन गया। But bad luck turned him into a poor man। वो दोबारा से क्या बन गया, एक गरीब आदमी बन गया। कहाँ तो वो बहुत ज़्यादा अमीर था और फिर से वो दोबारा से क्या बन गया, एक गरीब आदमी बन गया। इट वॉज एन एडवर्स टाइम फॉर हिम। ही डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडियल ही वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री टू अर्न सम मनी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, उसने फिर क्या सोचा कि अपने टाइम को दोबारा से यूज़फुल बनाया जाए। मतलब कि उसने फैसला लिया कि वो सारी चीज़ों को दोबारा से सही करेगा और वो दोबारा से क्या है, ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाएगा, वो फॉरेन कंट्री में जाएगा, मीन्स विदेश में जाएगा और पैसे कमाएगा। सो ही सोल्ड वट एवर ही पॉज्ड, रिपेड हिज डेब्ट्स एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। तो उसके पास जो चीज़ें थी उसने वो सारी सोल्ड कर दी, बेच दी, क्योंकि उसको तो वहाँ पर रहना ही नहीं था। वो कहाँ पर जा रहा था, पैसे कमाने के लिए फॉरेन कंट्री में, विदेश में जा रहा था। द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड अनसोल्ड
With him was a heavy iron beam weighing about 100 kilograms. उसने सारी की सारी चीज़ें बेच दी थी, बस एक चीज़ उसने जो थी वो नहीं बेची थी, वो थी एक बहुत ही बड़ी भारी आयरन की बीम, जिसका जो वेट था वो बहुत ही ज़्यादा था और वो उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता था। केवल वही एक चीज़ थी जो बिना बेचे रह गई थी, क्योंकि उसे तो विदेश जाना था, तो उसने अपनी सारी की सारी चीज़ें बेच दी थी और सिर्फ जो है एक चीज़ जो थी उसने अपने पास जो थी रखी थी, और वो थी आयरन बीम। पहले यहीं तक दोबारा देखेंगे। फिंगर रखिए। लॉन्ग अगो अ मर्चेंट नेम्ड लादुका लिव्ड इन अ सिटी। काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम था नादुका और वह शहर में रहता था। ही वॉज वंस अ रिच मैन बट बैड लक टर्न्ड हिम इनटू अ पुअर मैन। वो पहले तो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, वो दोबारा से बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी बन गया। इट वॉज एन एडवर्स टाइम फॉर हिम। ही डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ सेटिंग आइडियल he would go to a post, repaid his debt, and started preparing to go a foreign country. The only thing that remained unsold with him was a heavy iron beam weighing about 100 किलोग्राम। अब देखिए, इस पैराग्राफ में आपको इतना ही बताया गया है कि एक आदमी था जिसका नाम नादुका था और वो एक बहुत अच्छा व्यापारी था और काफ़ी अमीर भी था। वो शहर के अंदर रहता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा जो है गरीब हो गया। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करेगा और दोबारा से वो सभी चीज़ों को दोबारा से सही करेगा। इसके लिए वो कहाँ जाएगा, वो विदेश में जाएगा और दोबारा से जो है वो पैसे कमा के लाएगा। इसीलिए उसके पास जो चीज़ें थी उस टाइम पे, उसने वो सारी की सारी जो थी बेटा वो सोल्ड कर दी, मतलब कि उसने वो सारी की सारी चीज़ें बेच दी। अब उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बचा क्या था उसके पास, एक हैवी आयरन की बीम जिसका वेट कितना था 100 किलोग्राम। और रीज़न भी यही था उसको ना बेचने का। एक ही चीज़ उसके पास रह गई थी, उसने उसे नहीं बेचा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी हैवी थी और वो उसे अपने साथ तो ले नहीं जा सकता था। फिर उसने उस आयरन बीम का क्या किया होगा, इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करने हैं ये आर्टिकल्स कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। ध्यान से देखिए, एक तो आपको करने हैं बेटा ये आर्टिकल्स, और क्या करना है आपको इसी लेसन नंबर 5 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखने हैं। एक तो आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं लर्न करके, और आपको क्या करने हैं, आर्टिकल्स करने हैं। ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे और सोच कर अपने आप से करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।